और इस वक्त की बड़ी खबर, 4 घंटे बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। चुनाव आयोग ने इसको लेकर पूरी तैयारी कर ली है। खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ने आज जानकारी दी है कि दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होने जा रही है। 2024 की जंग का आधिकारिक तौर पर आगाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा चुनाव आयोग और इसी के साथ हो जाएगा ऐलान। तो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का बड़ा बयान, आज देश में चुनाव की घोषणा करेंगे। ठीक 3 घंटे 55 मिनट बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। देश को चुनाव का घोषणा करेंगे आज जी 3 बजे से, आपको पता ही है पहले से जी। तो वहीं बात करेंगे आपसे। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा अब से कुछ घंटों के बाद। जी न्यूज पर बड़ी कवरेज, चुनाव से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। तो 2024 में एक और बीजेपी ने नारा दिया है मिशन 400 पार का। एनडीए 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, इसको लेकर के दावा किया जा रहा है। हमारे दो सहयोगी इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रवि त्रिपाठी और अंजलि हमारे साथ हैं। रवि, अब से थोड़ी देर में महापर्व का आगाज हो जाएगा आधिकारिक तौर पर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि अब कुछ ही घंटे बचे हैं, 11 बज रहे हैं और लगभग 4 घंटे कहिए 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस है चुनाव आयोग की। मैं विज्ञान भवन के सामने खड़ा हूं। आमतौर पे लोकसभा चुनाव की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है यहीं हो रही है पिछले 1-2 बार से, क्योंकि बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बड़ी जानकारी होती है, तमाम बड़े पत्रकार भी आते हैं, इस वजह से बड़ी जगह भी चुनी जाती है। वरना चुनाव आयोग के अपनी जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, अपने ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था एक दौर में। तो एक मान के चलिए कि चुनाव आयोग आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का तो ऐलान करेगा ही, साथ साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान होने वाला है। आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया और साथ साथ सिक्किम हो गया। हालांकि जम्मू कश्मीर को लेकर अभी भी सवाल है कि क्या जम्मू कश्मीर के चुनाव कराए जाएंगे साथ या नहीं कराए जाएंगे। तैयारी हो चुकी है, चुनाव आयोग की टीम भी वहां गई थी। तो अगर जम्मू कश्मीर जुड़ता है तो 5 राज्यों में एक साथ चुनाव कराए जाएंगे, विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। पूरी तैयारी है। माना यह जा रहा है कि लगभग 7 से 8 चरणों में यह मतदान हो सकता है पूरे देश में, क्योंकि पिछली बार 7 चरणों में हुआ था और उससे पिछली बार यानी 2014 में 9 चरणों में मतदान हुआ था। तो 7 से 8 चरणों में मतदान होगा। बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि पिछली बार अगर देखिए तो उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल में 7 चरणों में, तो हर चरण में सभी राज्यों में कुछ न कुछ सीटों पर मतदान हुआ था। तो चुनाव आयोग अपनी पूरी तैयारी के साथ है। अब देखिए किस तरह से ऐलान होता है। एक फेज में अगर बात करें तो एक फेज में चुनाव होने वाले 20 राज्य होते हैं। लगभग 20 राज्यों में सिर्फ सिंगल फेज में मतदान होता है, 5 राज्यों में सिर्फ 5 फेज में मतदान होता है। तो ऐसे कई सारी तैयारियां होती है। लेकिन देखिए चुनाव आयोग किस तरह तैयारी के साथ आता है और क्या क्या ऐलान करता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजकिशोर जी भी हैं। राजकिशोर जी, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने वाला है, एक्साइटमेंट है निश्चित तौर पर। 5 साल में लोकतंत्र का जो ये महापर्व है, इसको लेकर के किन किन अहम बातों का ख्याल रखा जाता है और कितने चरण में चुनाव होने की उम्मीद लगा सकते हैं इस बार हम लोग? देखिए, पिछला अगर हम 2 चुनावों का अगर हम अनुभव देखें तो 7 से 8 चरण, जैसा कि अभी रवि जी बता रहे थे कि 7 से 8 चरण में ही ये चुनाव होना चाहिए जिस तरीके की तैयारियां चल रही हैं। बाकी राज्यों के भी चुनाव, 4 राज्यों के चुनाव है, 5वें राज्य का होगा या नहीं होगा ये अभी आज पता चल जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पे सबसे ज़्यादा पहले उनको ध्यान ये देना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो, क्योंकि आप देखिए कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा हो तो जो बात अभी रवि जी बता रहे थे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी, लेकिन अब वो विज्ञान भवन में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पत्रकार भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो महोत्सव के तरीके से चुनाव को लिया जाए। एक पर्व है जो हमारा यहां पर हम स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो हम महापर्व कह रहे हैं उसको, तो उस पर्व को उसी तरीके से शुरुआत हो तो लोगों तक पूरी जानकारी पहुंचे और लोगों को सुविधा मिले। ये आप देखिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था शुरू की है कि एक एज के बाद जो लोग शारीरिक रूप से अशक्त हो जाते हैं वो भी कहां से वोट डाल सकते हैं और किस तरीके से रैंप बनाया जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि निष्पक्ष चुनाव और ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है चुनाव आयोग के लिए। हमारे साथ 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता के शर्मा जी हैं और समाजवादी पार्टी की ओर से डॉक्टर अजीज खान साहब हैं। के शर्मा जी, आप लोगों ने तो एजेंडा सेट कर दिया है अपनी ओर से कि भाई मिशन 400 पार है, मैं मोदी का परिवार हूं। विपक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि महंगाई, बेरोजगारी पर बात नहीं हो रही है, जातिगत जनगणना की बात नहीं हो रही है। क्या तैयारी है आप लोगों की? देखिए, हम आज चुनाव आयोग आम चुनाव की घोषणा करने वाला है और थोड़ा इको हो रहा है, ठीक करा दीजिएगा भाई साहब, है ना। और जहाँ तक विपक्ष का प्रश्न है कि मुद्दा ये नहीं बन रहा है, तो मुद्दा उनको बनाना है, हमें थोड़ी ना मुद्दा बनाना है।
हमारा मुद्दा स्पष्ट है। हमें जो मुद्दा बनाना है कि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बने, विश्व का प्रथम राष्ट्र बने, आत्मनिर्भर भारत बने और अगले 5 वर्षों के अंदर अंदर जो है तीसरी देश की अर्थव्यवस्था बने। ये सब हमारे मुद्दे हैं। इनके मुद्दे जो है नेगेटिव हैं, इनके पास कोई पॉजिटिव मुद्दा ही नहीं है। और मुद्दा इसको बनाना न बनाना इनका काम है, हमारा काम थोड़ी ना है। जाए जनता के भी, जनता इनकी सुनती है तो कर ले। असल में क्या है कि विपक्ष की विश्वसनीयता बची ही नहीं है जी। और मैं तो ये देख रहा हूं जो भी परिस्थिति की अभी विपक्ष इतना बौखलाया हुआ है, हताश निराश है कि वो मोदी जी के ऊपर व्यक्तिगत वार करने में उतर गया है। ठीक है, और उन आरोपों का, उन वार का आप लोग फायदा उठाते हैं मोदी जी। और 2014 से हम देख रहे हैं के शर्मा साहब कि उन आरोपों का फायदा उठाते हैं। नहीं, आप जो है एक देश के इतने लोकप्रिय नेता जो विश्व स्तर पर लोकप्रिय हैं, आप उनको अपशब्द बोलेंगे, आप गालियां बकेंगे, आप उनके प्रति नफरत का भाव रखेंगे, तो उसके प्रति जनता के बीच में जागरूकता पैदा करना और ये बताना कि देखिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से इनकी नफरत, अरे आप हमारी पॉलिसी से नफरत कीजिए ना, आप हमारे जो है हमको अटैक कीजिए, पार्टी को अटैक कीजिए। आप मोदी जी को व्यक्तिगत रूप से एक प्रधानमंत्री को अपमानित करते हैं, ठीक है, तो फिर स्वाभाविक ही जनता उसका जवाब भी देती है। जी अजीज खान साहब, किस तरह की तैयारी है आप लोगों के? मुद्दों पर बात करते करते पीएम पर जो निजी हमले हो जाते हैं, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिल जाता है और पीएम जो है आप लोगों के जो आरोप होते हैं, आप लोगों के आरोप मतलब मैं इंडिया गठबंधन के सभी दलों को जोड़ करके बोल रहा हूं कि उनका फायदा उठा ले जाते हैं। देखिए चंदन जी, अभी मैं देख रहा था के शर्मा जी ये मुद्दों की बात नहीं करते और ना ये तमाम जो देश में बड़ी बड़ी समस्याएं हैं आज उस पर बात हो रही हैं। वो अननेसेसरी साहब पीएम मोदी जी पर अटैक हो रहा है। कौन अटैक कर रहा है? कोई अटैक नहीं कर रहा है। उनकी नीतियों की आलोचना हो रही है। उन्होंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, संजोए थे। 2014 से लेकर जनता लगातार बड़ी उम्मीद के साथ कि शायद वो जो वायदा किया गया था वो अब पूरा हो जाएगा। मुझे लग रहा वो उम्मीद बची है। और अब भी आप देखिए कि 10 साल बीत जाने के बाद पछतावा नहीं है कि जो वायदे किए थे कि साहब क्या क्या नहीं करेंगे, बेरोजगारी कैसे खत्म करेंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, महंगाई ऐसे खत्म हो जाएगी और अच्छे दिन आएंगे, अजीब अजीब टाइप के नारे दिए गए थे। उन नारों से ये इतर आज अब ये 2047 की बात करना चाहते हैं। इन्होंने 10 साल इस देश को बंधक बनाए रखा, 10 साल बंधक बनाया, देश को 40 से 50 साल पीछे कर दिया। जो हमारा क्रीमी फेस था, जो महत्वपूर्ण समय था, ये बर्बाद कर दिया। खान साहब, लेकिन जनता जो है बार-बार चुनाव में सड़कों पर है, उसकी बात नहीं हो रही है। नैरेटिव को कहीं ना कहीं जो आप लोग समझाने में नाकाम रहे हैं। नौकरियां, अरे सुनिए चंदन भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर। अरे सर सुनिए ना, अरे सर सुन तो ले। अरे सर मुझे मौका दे चंदन जी, उसके बाद मत देना मौका। मैं कह रहा हूं आज जो युवा है वो नौकरियों के लिए एग्जाम दे रहा है। साहब नौकरी ना देना पड़े इसलिए पेपर आउट किए जा रहे हैं। देखिए हर मुद्दे पर आप किसान देखिए प्रदर्शन कर रहा है। वायदा किया गया था एमएसपी देंगे, कुछ नहीं। उस पर कील कांटे बिछाए जा रहे हैं, उन पे अटैक किया जा रहा है। सवाल यह है कि ये डेमोक्रेसी बची कहां? आज जब कोई आदमी सड़क पर निकल करके प्रदर्शन करता है, साहब उस पर आप अटैक करते हैं। आप पूरी तरह से लोकतंत्र को आपने खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी बची नहीं। चलिए ऐसे हालात राजकिशोर जी इस बार के जो कम कर दिया, ठीक है, अब आप 2047 का सहारा लेना चाहिए। चंदन जी मैं जवाब देना चाहता हूं। शर्मा जी मैं आपके पास लौटूंगा। आप दोनों ने जो अपना पॉइंट रखा है इस पर एक बार रिएक्शन ले लेता हूं मैं राजकिशोर जी से। राजकिशोर जी, एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि मिशन 400 पार, और विपक्ष की ओर से जो मेयर दावा किया जा रहा है कि लोकतंत्र ही नहीं बचेगा 2024 में मोदी सरकार आ गई तो। नहीं, दरअसल मुझे लगता है बस दिक्कत यहीं पर आ रही है कि 400 पार मोदी की तरफ से या मोदी की पार्टी की तरफ से जो कहा जा रहा है, पूरी पार्टी एक सुर में वो बात करती हुई दिखाई पड़ रही है। और तोड़ जाने दीजिए कि जो भारतीय जनता पार्टी में नए नवेले लोग भी आए हुए हैं या गठबंधन में एनडीए में नए लोग शामिल हुए, वो भी वही भाषा बोलते दिखाई पड़ रहे हैं जो बात मोदी जी कहना चाहते हैं। वही अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो वहां पर नीति, नेता और नेतृत्व, इन तीनों
विषयों पर कहीं ना कहीं एक शून्य दिखाई पड़ता है। दिक्कत ये आ रही कि वहां पर सबसे बड़ा नेता कौन है, क्योंकि ये जो बात कही जा रही थी कि मोदी की आलोचना वाली बात, तो मोदी की आलोचना करना तो विपक्ष का हक इसलिए बनता है क्योंकि सारा चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा जा रहा है, मोदी की गारंटी के नाम पर लड़ा जा रहा है। लेकिन आलोचना में आप किस तरीके का प्रहार करेंगे, किस तरीके की भाषा करेंगे, नैरेटिव क्या बनाना चाहते हैं, ये देखना होगा। और फिर नरेंद्र मोदी पर जब भी आप बिलो द बेल्ट कोई प्रहार करते हैं तो कैसे उसको पूरी तरीके से वो बाजीगर हैं बदल देते हैं। मौत का सौदागर से लेकर और मोदी का परिवार तक का अगर आप एक क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पूरी तरीके जब मोदी पर चुनाव केंद्रित होता है तो विपक्ष को हताशा हाथ लगती है। और ये बात बिल्कुल सही मैं मानूंगा के शर्मा की कि नैरेटिव बनाना विपक्ष का काम है, और विपक्ष चूंकि अपने नेता और नीति पर ही तय नहीं कर पा रहा है, उसका सीधा नुकसान दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जो बात अभी अजीज खान साहब कह रहे थे, ये पेपर लीक वाला बहुत गंभीर मसला है, लेकिन वो भी अगर नहीं युवाओं के बीच में जा पा रहा तो ये सवाल किससे पूछा जाए। ये विपक्ष की जिम्मेदारी थी कि इसको पूरी ठीक तरीके से उठाता और सरकार को टेकता। नैरेटिव सेट करना राजनीतिक पार्टियों का काम होता है, और जनता को वो नैरेटिव जो है सेल करना, बेचना, वो जरूरी होता है।